इकरार हसन साहब का जो सरेआम है उसकी मैंने पैरोडी की थी। उसमें फिर उन्होंने एक शख्स को पकड़ा, उसका ऑपरेशन किया इकरार साहब ने, उसके दिमाग में से कीमे वाला नाम निकल आया था। तो ये देखिए, ये जो अभी आपके सामने हो रहा है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, यहाँ पर लोग आ गए, ये घुस बैठी है, यहाँ आ गए। शबरदम श्रीवास्तव जब शुरू मैंने किया तो लोगों को पता नहीं था, वो समझते थे वाकई ये कोई इंडियन है। तो मुझे ऐसी गालियाँ, मतलब जितनी गंदी आप गालियाँ सोच सकते हैं ना, वो गालियाँ मुझे आती थी मेरे इनबॉक्स में। मजबूरन मुझे फिर एक वीडियो बनानी पड़ी कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, लाहौर में रहता हूँ, माफ़ कर दो। ये जो शेरों की वीडियोस हैं, इस पे मुझे ऐसी गालियाँ पड़ी हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक शेर आपके पास होता था, बड़ा आपका अहम वो कैरेक्टर था, आजकल वो मिसिंग है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा? वो शेर मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो ना पीछे से उसका ना कोई वो साइड से फट गया, सिलाई होने वाली है, तो सिलाई होगी तो फिर वो कभी वापस आएगा। चैनल पर किसी ने स्ट्राइक भेजी कि ये क्या कर रहे हो भाई? हमारे म्यूचुअल फ्रेंड हैं शुभ साहब, वो उनकी तरफ से आई थी। मुझे मोहसिन नकवी साहब से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द। वैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप वो कहेंगे एक SHO की मार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेहमान हैं ओनली खोसा, सटायरिस्ट हैं, कमेडियन हैं, सोशल मीडिया पे आप इनको देखते रहते हैं और पाकिस्तान में अपनी तर्ज के वाहिद आदमी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और आप इनको इतना पसंद करते हैं। तो आज हमने सोचा इनको बुलाएं और इनकी बड़ी मेहरबानी है कि बहुत से लोग इनके पीछे थे, हर कोई कह रहा था हमें वक्त दे दें, हमें वक्त दे दें। तो आज वो कह रहे हैं कि कुछ अरसे के बाद जो पहला पॉडकास्ट है वो इस नाचीज़ के साथ है। तो इस पर आपका बहुत शुक्रिया ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने का। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इस काम में आ कैसे गए आप? कहाँ से आगाज़ हुआ? कैसे लोगों ने कहा कि यार ये काम आपने करना है? बस बचपन से ही जब मैं छोटा था तो लोगों की नकलें उतारा करता था और स्कूल की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लिया करता था। ड्रामाज़ वगैरह, थिएटर्स वगैरह जो भी बहुत करता था। ठीक, और वहाँ से फिर इस तरफ आ गए? हाँ जी, हाँ जी। कब आपको पता चला कि ये काम मैं कर सकता हूँ, या पहला कौन सा क्लिप वायरल हुआ, कौन सा काम था जिसके बाद पजीराई मिली और फिर कहा कि अब तो यही काम करना है? जब सोशल मीडिया पाकिस्तान में आया और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा कि वो ये काम कर रहे हैं, तो मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं कुछ इस तरह के क्लिप्स बनाऊं। तो मैंने पहला क्लिप बनाया, जो मैंने पहला ही क्लिप बनाया वो काफ़ी फेसबुक पर काफ़ी वायरल हुआ। तो उसके बाद मैं फिर मुझे लगा कि वाकई ये काम मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने इसको रेगुलरली करना शुरू कर दिया। पहली जो मेरी वीडियो थी वो भी पॉलिटिकली थी। शुरू से ही पॉलिटिक्स का मुझे काफ़ी शौक़ है, और क्योंकि आपको पता है कि हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं ना, वो उनकी वजह भी पॉलिटिक्स है और उनका हल भी पॉलिटिक्स में। तो इस वजह से ये काम मैंने शुरू किया। तो पहली जो मेरा वीडियो वायरल थी वो जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शेर उजड़ गया, इस तरह से था उसका टाइटल। तो वो मैंने बनाई थी, वो काफ़ी वायरल हुई थी और वर्ल्ड वाइड वायरल हुई थी वो, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका कुछ याद है, कुछ हिस्सा क्या उसमें कहा? वो उसमें बस ये है कि वो सामने शेर की तस्वीर थी और उसमें वो जैसे एक मैयत का समा होता है हाँ, याद बना हुआ था। तो आ गई याद मुझे। हाँ जी, ठीक। तो उसमें वो छोटा भाई भी था मेरा, तो वो चूड़ियाँ तोड़ देता है अपनी। आपको मालूम ही आगे। नहीं, थोड़ा सा बता दे, सारा मेरे रिवाइव हो जाए। वो चूड़ियाँ तोड़ता है और आप सोग बना रहे हैं कि शेर जो है वो हम फारिग हो गए। हाँ जी, हम फारिग हो गए, अब तो कुछ नहीं रहा। तो वो चूड़ियाँ भी तोड़ देता है और बस इसी तरह का, मुझे भी सही तरह याद नहीं। तो ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, किस तरह ख्याल आता है? कोई बाकायदा स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर बैठ कर कोई आपको उसमें असिस्ट करता है, जिस तरह आप भाई का बता रहे हैं कि अच्छा यार इस तरह करते हैं, ये वाक़या हो गया है, और वहीं से फिर उसका कुछ ऐसा बनाते हैं, तंज़ो मज़ाक का पहलू इसी में से निकालते हैं? अच्छा, कोई भी आर्टिस्ट होना, वो कोई शायर भी होगा ना, आप उससे भी पूछेंगे तो वो दो तरीके होते हैं। एक तो आमद, बड़ा सुना होगा आपने, आमद होती है। तो कभी कभी आइडियाज़ की आपको आमद हो जाती है तो वो काम बड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन कभी कभी आपको बड़ी मेहनत से स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल काम होता है, उस पर टाइम भी लगता है। तो बेसिकली, और आजकल जो आपको आइडियाज़ मुझे जो आते हैं ट्विटर से, वैसे तो बैन है लेकिन अब देख रहे हैं तो उसमें आइडियाज़ वहाँ से बड़े आ जाते हैं आपको। क्या जब लोग मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा फीडबैक किस बात का होता है? जब लोग पहचानते हैं तो क्या कहते हैं? लोग ऐसे सल्यूट करते हैं रास्ते में चलते हुए, ऐसे कभी कोई एक आध दफ़ा बाइक से उतर के ऐसे सलाम करता है आके। और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है ना, कमेंट्स में ख़ास तौर पे, वैसे तो लोग ज़ाहिर है मिलते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, लेकिन जो मुझे कमेंट्स अच्छे लगते हैं वो जब, हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, जब अनवर मकसूद साहब का जिक्र करते हैं, मोइन अख्तर साहब का जिक्र करते हैं कि आप उस तरह का काम कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा, आई फील रियली प्राउड
लेकिन हालांकि मैं कुछ भी नहीं, बट वो मुझे फीडबैक जो है बहुत अच्छा लगता है। और जो फीडबैक मुझे अच्छा लगता है वो ये कि आपकी कॉमेडी तो है, आप कॉमेडी तो करते हैं, लेकिन उसमें एक मैसेज होता है। तो वही मेरी एक कोशिश होती है, और जब लोग इस तरह का फीडबैक देते हैं तो फिर मुझे लगता है कि पैसे जो है वो पूरे हो गए। तो सारे कैरेक्टर आप खुद ही करते हैं? हाँ जी। उसी वक्त ये बनना है, उसी का जवाब वो खुद दे रहे होते हैं, तो ये कितना मुश्किल होता है? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये इतना मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जाहिर है आपने इधर बैठना है, आपने उधर बैठना है, एक जुमला अगर मैं सवाल कर रहा हूँ आपने जवाब देना है, फिर मैं सवाल कर रहा हूँ वो जवाब दे रहा है। अगर हम 2 बैठे हैं ना अभी, अगर हम 6 हो जाएं, आप सोचें, और वो 6 के 6 मैंने बनना है, तो फिर वो टाइमिंग का हिसाब रखना, किसने क्या कहा है उसका जवाब। अच्छा, दूसरा बड़ा मसला ये है कि मैं स्क्रिप्ट लिखता भी नहीं हूँ। अच्छा, ये लिखा नहीं होता कि A B C, अच्छा ये 6 कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर हैं, ये बोल रहा है, उसके बाद जवाब वो ये दे रहा है, फिर वो ये कह रहा है, ये लिखा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। 10 कैरेक्टर भी होंगे तो मैं लिखूंगा नहीं, मुझे अजीब बीमारी, मैं लिख नहीं सकता। मैं सिर्फ अपने दिमाग में याद रखता हूँ और परफॉर्म करके ना बार बार परफॉर्म करता हूँ, उससे मुझे याद रह जाता है। अच्छा, हाँ जी। पहले उसकी पूरी रिहर्सल करते हैं आप? हाँ जी। कि ये बोला, फिर उसने ये बोला, फिर जो उसने ये बोला। मैं, जो कोई आम राइटर कोई लिख रहा होगा, बाकी राइटर्स लिख रहे होंगे, स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कि अब ये कह रहा है, अब इसने ये कहना है, अब इसने ये कहना है। लेकिन एक कैरेक्टर का पहले सारे डायलॉग आप एक दफा बोल लेते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर हाँ जी, हाँ जी। दूसरे के सारे डायलॉग बोले। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जहन में रख रहा हूँ कि अच्छा इसने ये कहा था, अब जवाब ये है। जवाब भी है, प्लस आप ये देखें कि रिएक्शंस भी देने हैं आपने, हाँ, वो भी आपने, हाँ ये भी आपने याद रखना है। ये ज़रा मुश्किल काम है। अच्छा, इससे थोड़ा सा ये भी, इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर आप अपने दोस्त यारों के साथ कर रहे हैं ना बैठ के, तो आपके दोस्त यार करके तो चले गए, अगर बाद में आपको कोई ज़रूरत पड़ गई तो फिर बुलाना ज़रा मुश्किल है। इसमें ये आसानी हो जाती है कि बाद में भी आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक। गेटअप ज़्यादा आप नहीं चेंज करते? उसी को बस लोगों को समझ आ जाती है कि हाँ, गेटअप ज़्यादा नहीं करता, हालांकि करना चाहिए, लेकिन आपको पता है, आप खुद यूट्यूब कर रहे हैं, आजकल बड़ा तेज़ दौर है, आपको जल्दी जल्दी काम करना है। तो अगर मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ जाऊँगा तो फिर काम स्लो हो जाएगा, और फिर एल्गोरिदम जो है उसको सपोर्ट नहीं करता। अभी आप बता रहे थे कि शौक आपको कैमरामैन बनने का था? हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या हो गया? तो वैसे तो साथ उसकी मिलती जुलती फील्ड है। बचपन से ही ना मुझे, जो आप यूँ कहें, मेरा पहला प्यार जो है वो कैमरा था। मेरे एक उस्ताद थे, मुझे मैथ्स पढ़ाने आते थे, उन्होंने मुझे एक कैमरा दिखाया, वो सोनी का कैमकॉर्डर था उस ज़माने का, जब मैं 6th-7th क्लास में होऊंगा। तो मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे ख़रीद लिया। तो उस वक्त मैंने अपने कज़न्स के साथ मिलके तो मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू कर दी। तो मैं कैमरे के साथ बना रहा हूँ। अब ज़ाहिर है उस वक्त कंप्यूटर भी नहीं होते थे, अभी आए भी नहीं थे, कॉमन नहीं थे। तो मैं अब बना रहा हूँ वीडियो, तो मेरा कज़न जो है उसके पास कोई वो जो खिलौने पियानो नहीं होते, वो जो कीबोर्ड खिलौने वाले, तो वो साथ साथ बजा रहा है। अब ज़ाहिर है एडिटिंग तो नहीं कर सकते आप, तो साथ साथ म्यूज़िक भी बज रहा है। तो इस तरह हम कज़न के साथ करते थे। तो प्रोफेशनली ये काम शुरू करने से पहले क्या करते थे? ये काम करने से पहले मैं जब मैं बरतानिया से पढ़ के आया ना 2012 में, तो उधर कोई कंपनी थी, उसके साथ मैंने एज अ फ्रीलांस राइटर काम शुरू किया था। तो मैं राइटिंग कर रहा हूँ, 2012 से मैं फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ। अच्छा। तो उस वक्त जो है उसी वक्त से मैं पाउंड्स में कमा रहा था। अच्छा। तो अच्छा सिलसिला था, लेकिन फिर इवेंचुअली मैं राइटिंग से बहुत थक गया था। तो उसके बाद फिर मैंने एक प्राइवेट जॉब की, और फिर ये आया, तो फिर मैंने इसको शुरू कर दिया। तो बरतानिया में क्या किया, वहाँ क्या पढ़ा? मैंने MBA मार्केटिंग किया है इधर मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया से। अच्छा। और मैंने मास्टर्स किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लंदन से। अच्छा। हाँ जी। जो अब आपने काम किया है, इसमें आपकी पढ़ाई का, बरतानिया में की गई पढ़ाई का, या जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसका कोई फ़ायदा हुआ? देखिए, तालीम का फ़ायदा तो होता है, एक्सपोजर आपको मिलता है। उस तरह से डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे काम में कोई फ़ायदा हुआ। हाँ, मैंने दुनिया देखी है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जब मैं पॉलिटिकल सटायर कर रहा होता हूँ तो उसका एक इन्फ्लुएंस मेरे दिमाग में ज़रूर होता है, क्योंकि मैं बाहर दुनिया मैंने देखी हुई है। तो बाहर निज़ाम किस तरह से चल रहा है मुझे वो अच्छी तरह पता है, तो इसीलिए वो आपको मेरी कॉमेडी में नज़र आएगा। वहाँ कैसे चल रहा है और यहाँ कैसे चल रहा है? वहाँ ज़ाहिर है आपको पता है कि वहाँ बहुत अच्छी खूबसूरत डेमोक्रेसी है। अच्छा। यहाँ थोड़ी सी खूबसूरत डेमोक्रेसी है, तो उधर कदरे बेहतर है। अब तक सबसे ज़्यादा कौन सा काम वायरल हुआ जिस पे पजीराई मिली? एक तो आपने बताया कि वहाँ से तो एक हिट मिली ना, कि वो पनामा वाला केस, और वो जी शेर की, मतलब क्या बस चला गया शेर दुनिया से बेचारा। हाँ जी। लेकिन उसके बाद कौन सा काम जिस पर आप समझते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगा या लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया? हाँ जी, इकरार हसन साहब का जो सरेआम है, उसकी मैंने पैरोडी की थी, और वो इकरार साहब ने खुद भी देखी थी। अच्छा। और उनको भी काफ़ी मज़ा आया था। तो
लेकिन वो भी बिल्कुल पॉलिटिकल था। अच्छा, उसमें क्या किया? उसमें ये था कि मैंने दिखाया कि किस तरह से लोग किस तरह से सोचते हैं। तो उसमें इकरार साहब जो है ना वो लोगों का ना जो जहन है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आखिर पॉलिटिकली किस तरह से सोच रहे हैं। तो उसमें फिर उन्होंने एक शख्स को पकड़ा, उसका ऑपरेशन किया इकरार साहब ने, उसके दिमाग में से उसके दिमाग को खोला अंदर से उन्होंने देखा कि इसके दिमाग में आखिर ऐसा क्या है कि ये इस तरह से सोचता है। तो उसके दिमाग से वो फिर कीमे वाला नाम निकल आया था। तो ये आपकी एक ख़ास इंक्लिनेशन है कि पॉलिटिकली, और कहीं ना कहीं हर एक की किसी लेवल पर होती है, और नौजवानों में ज़्यादा इसी की पेशेराई है। इमरान खान साहब को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रिसेंटली एक जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ एक आदमी ने कोई कारोबार करने का कहा और उसने पैसे भी दे दिए हैं, उसने रकम भी दे दी हुई है, और वो अब रकम हमारे पास पड़ी है ना, वो हमसे वापस ले रहा है और काम भी शुरू नहीं कर रहा वो, और वफाकी दारुल-हुकूमत में बड़ा इन्वेस्टर है। तो कहता है जी इमरान खान रहा होगा तो फिर मैं वो काम करूँगा। यानी वो कहते हैं कि एक अजीब लोगों की वाबस्तगी है वो इमरान खान के साथ, नौजवानों की, और उसको अजीब भी वो है कि भाई तुम्हारा कारोबार का नुकसान हो रहा है, पैसे तुम हमें दे चुके हो, हम तैयार हैं, तुम शुरू करो काम। वो फ्रेंचाइज़ का, कोई किसी कारोबार की फ्रेंचाइज़ का है। तो वो कहता है कि नहीं जी नहीं करना। तो ये अजीब लोगों की इमरान खान के साथ है। तो ये चीज़ आप भी नोट करते हैं? अब जाहिर है वो एक ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जिन शख्सियत का, ये कोई कारोबारी जाहिर है इंसान होगा, और ऑब्वियसली उसने कुछ देखा होगा खान साहब के दौर के दौरान, उसने कुछ देखा होगा, वो ट्रस्ट करता होगा। और जाहिर है आप ये देखें, हो सकता है ओवरसीज़ हो, मुझे तो नहीं पता वो बंदा क्या करता है, लेकिन बहरहाल उसने सारे कारोबार के लिए फ्रेंचाइज एक इनसे रब्ता किया और उनके साथ किया। और ये भी फ्रेंचाइज ऐसे नहीं देते देख के कि भाई ये हमारा नाम भी तो होता है ना, जो जिसका बहुत कारोबार चला हुआ है वो अगर आगे किसी को फ्रेंचाइज दे रहा है तो सोच के देता है इस हमारे नाम को भी चला सकेगा। तो वो बंदा ऑनेस्ट भी है, सब कुछ है, मगर वो काम नहीं करना चाह रहा जब तक कि इमरान खान रहा नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया। हम वैसे भी देख रहे हैं आजकल, आप देख रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक कंपनीज़ यहाँ से जा रही हैं, तो एक ट्रस्ट लेवल जो है वो काफ़ी कम हो गया आवाम का भी, और फिर ज़ाहिर है सरमायाकारी भी बाहर से फिर नहीं आती जब अदम इस्तेहकाम हो मुल्क में, तो मे भी इस वजह से। ये बताएं कि जो काम आप कर रहे हैं, मैंने देखा है इंडिया में बहुत से लोग इसको कर रहे हैं, पाकिस्तान में कम है, तो कोई आपकी इंस्पिरेशन है जिनको देखकर आप समझते हैं यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, या इस तरह, या जिनको आप नोट करते हो, देखते हो सीखने के लिए या इंस्पायर होने के लिए या आइडियाज़ लेने के लिए? हाँ जी, जो देखें सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है ना, मैं हैरान होता हूँ कि 50-50 हम सब ने, आपने भी देखा हुआ होगा, हमने भी बचपन में देखा हुआ है, तो मैं बहुत हैरान होता हूँ कि 50-50 के बाद उस तरह का कोई कंटेंट आज तक पाकिस्तान में नहीं आ सका। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। तो मैं जब भी उसको, आजकल वो फीड में मेरी आ जाता है तो मैं उसको देखता हूँ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। तो वो एक मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन है, इतना पुराना प्रोग्राम। और अच्छा, और वो भी पॉलिटिकल सटायर है, उसमें भी लोगों के मसाइल। अच्छा, हाँ जी। बात यह हमारे मसाइल वहीं के वहीं रहे हैं। Exactly. वो कहाँ पता नहीं 30-40 साल पहले का वो सारा प्रोग्राम और कंटेंट आज भी वहीं खड़े हैं वैसे। हाँ जी, लूज टॉक अगर आप देखें, उधर भी अनवर मकसूद साहब थे, इधर भी थे, उनका हाथ था। और तो ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। 50-50 था। मैं चाहता हूँ कि ये रिवाइव हो, इसको 50-50 को दोबारा, आज हम दोबारा इसको बनाएं एक नई हालत में। तो इसके अलावा इंडिया में अगर आप जाएँ ना सर, तो फिर अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है उनका सिस्टम ज़रा स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, फ्रीडम भी ज़्यादा है, तो उधर बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं। एक चैनल था, उसका नाम थोड़ा लेना मुनासिब नहीं होता, AIB, ऑल इंडिया, आगे बी से जो है वो मैं ले नहीं सकता। तो वो बहुत मेरे लिए इंस्पिरेशनल था। अच्छा। और इंडिया में और भी काफ़ी हैं, लेकिन अच्छा ये जो 50-50 है ना, ये किससे इंस्पायर्ड है? ये इंस्पायर्ड था SNL से, सैटरडे नाइट लाइव। वो आज भी अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे, आज भी वो चल रहा है। उस तरह के क्लिप्स वहाँ होते हैं उसमें, और रोज़मर्रा की डेली लाइफ की वो कॉमेडी करते हैं, पॉलिटिकल भी करते हैं जी। और बहुत बड़े बड़े स्टार्स उनके, जी फिल्म के स्टार्स भी उसमें आते हैं। हाँ जी एग्जैक्टली। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो 50-50 से मिलता है, तो ज़ाहिर है नेचुरली वो मेरी इंस्पिरेशन वो भी है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी आइडियाज़, जब मैं कभी दिमाग काम नहीं कर रहा होता आइडियाज़ के लिए, मैं हमेशा सैटरडे नाइट लाइव को देखता हूँ। कोलैबोरेशन किसी के साथ करने का सोचा, ऑफर्स आई कभी, या कोई टीम बनाने का? हाँ जी, मैं असल में ना देखें अक्सर आर्टिस्ट जो हैं थोड़े लेज़ी होते हैं, ठीक है, ज़रा घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, इसकी वजह से मैं लोगों से ना कोलैबोरेट नहीं कर सका। अब एक उमर सलीम साहब हैं, बहुत अच्छा
उमर सलीम पॉडकास्टिक के नाम से पॉडकास्ट करते हैं, फ़नी पॉडकास्ट। अब वो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं और अब तो उन्होंने कहना भी छोड़ दिया वो इस्लामाबाद में होते हैं, तो उनके साथ कलेब करना है और यूनिक माइक्रो फिल्म्स हैं या शायद WT के नाम से, उनके साथ भी करना है। तो इंशाल्लाह जब मौका मिला ज़रूर कोलैबोरेट करूँगा, अब करूँगा इंशाल्लाह। फिल्म का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और आगे क्यों नहीं बढ़ा? अच्छा फिल्म देखें, बचपन से ही मुझे ना मुझे कैमरे का, जैसे मैंने बताया, मुझे शौक़ था। अच्छा। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मुझे ना DOP बनना है। तो मैं सिनेमा की साइड पे गया, पाकिस्तानी सिनेमा। मैंने कहा फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं और वहाँ लाइटिंग सीखूं, देखूं फिल्म्स किस तरह बनती। तो मैं पहली जो फिल्म थी वो रहम थी, मटीला फिल्म्स वाले थे, उनकी थी। जिंदा भाग गालिबन उन्होंने पहले एक फ़िल्म बनाई थी, तो ये रहम उन्हीं का एक प्रोजेक्ट था। तो उसमें मैंने काम किया। वो जो टीम थी वो बरतानिया से आई हुई थी, काफ़ी प्रोफेशनल लोग थे, बहुत मुझे मज़ा आया। अच्छा टाइम मेरा गुजरा, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे खाना, सब कुछ, और मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा। और उसके बाद मैंने उसको आगे बढ़ाया और उसके बाद मैंने ज़रार के नाम से एक फ़िल्म की, शान शाहिद साहब की। उसमें भी कैमरा टीम में था, इसमें भी मैं कैमरा टीम में था। लेकिन यहाँ आकर मुझे ज़रार में एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ मैं, कि जिस तरह का कल्चर था, जिस तरह की माहौल था और जिस तरह से उसको चलाया जा रहा था सेट को, मुझे बिल्कुल उससे मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ। और टाइम का कोई पता नहीं है, कब आना है, कब जाना है, फिर आपको फिर मुआवजा भी ना मिले तो फिर दिल ही टूट गया। दिल ही टूट गया। और एक मेरे साथ वाक़या बड़ा बुरा हुआ था। वो ये कि हम बड़ी देर से जाते थे ना, सारा दिन काम हो रहा है, 20-20 घंटे काम हो रहा है। अब उसके बाद अब मेरा काम ये था कि मुझे ड्राइव लेकर जाना होता था। ड्राइव लेकर अब मुझे पहले प्रोड्यूसर के घर पहुंचानी है ड्राइव, जो उसकी मेन ड्राइव होती थी वो मेरे पास होती थी। तो अब क्या हुआ कि सुबह से आए हुए हैं, अगले दिन की सुबह हो गई है, रोशनी हो गई है। अब मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी, गालिबन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में वो शूट हो रहा था उस वक्त, उसका पहला स्पेल। वहाँ से अब मैंने ड्राइव करके अपने घर जाना है इचरा, तो वो घंटे का सफ़र है। अब मुझे इतनी नींद आ रही है जितनी एक शख्स को नींद आ सकती है मैक्सिमम। अब आप सोचें कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और उधर से कॉल आ रही है कि पहुँचाओ, तो मैं अपने आप को मुंह पे चपेड़े लगा रहा हूँ, किसी तरह मैं जागता रहूँ। बाकायदा मार रहे हैं? बाकायदा चपेड़े लगा रहा था कि मैं जागता रहूँ किसी तरह। कोई गाड़ी में जाता देख लो कि क्या हो गया। एग्जैक्टली। तो खैर फिर मैं बिल्कुल वहाँ ड्राइव देने नहीं गया, मैं सीधा घर गया मैं जाके सो गया। फिर मैं उठा तो मैंने मिस्ड कॉल्स देखी, तो फिर वो ड्राइव पहुँचाई। अच्छा। तो बहरहाल बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने दोबारा उस सिनेमा की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ जाने का सोचा भी नहीं। तौबा कर ली मैंने। आप एक इंडियन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी क्या कहानी है, किस तरह वो ज़हन में ख्याल आया और उसके बारे में आप को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है? हाँ जी बिल्कुल। मैंने जब असल में मैं इंडियन जो मीडिया है ना, उसकी जो हरकतें हैं ना, मुझे काफ़ी अजीब लगती हैं। जिस तरह से वो हर बात को एग्जैजरेट करते हैं और हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये जो अभी आपके सामने हो रहा है, हाँ जी, पाकिस्तानी सेना की तरफ से यहाँ पर लोग आ गए, ये घुस बैठी है, यहाँ आ गए। अच्छा, वहाँ कुछ भी हो जाए, गुब्बारे याद है आपको? जी। गुब्बारे वहाँ गए, ये पाकिस्तानी गुब्बारा। हाँ जी। ये यहाँ पर पाकिस्तान से आया और ये जासूसी कर रहा था, आतंकवाद। हाँ, और वो इतना उसको पूरा घंटा उसको खींचते हैं। कभी कबूतर भी पकड़े गए थे। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे उनको ट्रोल करने के लिए कोई कैरेक्टर बनाना था, तो फिर मैंने एक कैरेक्टर बनाया, उसका नाम था शबरदम श्रीवास्तव। अच्छा, शबरदम। हाँ जी, शबरदम। अब वो नाम कोई है तो नहीं, बट मैंने कहा बजाय से कि मैं कोई नाम लूँ इंडियन, मैं एवं ही बना देता हूँ। तो मैंने एवं ही जो जहन में आया ना पहला शबरदम श्रीवास्तव, तो वो मैंने नाम बना दिया। बल्कि आप इंडियन आर्मी का भी बनते हैं कभी के। हाँ जी। ये हो गया फलां, ये। हाँ जी। तो बहुत ज़्यादा वो भी बड़े दिलचस्प थे आपके वो क्लिप्स। तो वो कैरेक्टर मैंने बनाया और उस पर, लेकिन ये है कि जब शुरू मैंने किया तो लोगों को पता नहीं था कि ये, वो समझते थे वाकई ये कोई इंडियन है। तो मुझे ऐसी गालियाँ, मतलब जितनी गंदी आप गालियाँ सोच सकते हैं ना, वो गालियाँ मुझे आती थी मेरे इनबॉक्स में। तो फिर मजबूरन मुझे फिर एक वीडियो बनानी पड़ी कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, लाहौर में रहता हूँ, माफ़ कर दो। आपको बताना पड़ा, अपना तारुफ करवाना पड़ा। हाँ जी। उससे पहले वो करैक्टर की वजह से लोग समझते थे कि वहीं का है। हाँ जी बिल्कुल। और ये बना रहा है और ये बातें कर रहा है, और चूंकि आप उसमें उनको एक्चुअली ट्रोल कर रहे थे। जी। लेकिन यहाँ तक लोग समझे कि ये उनको शायद अपना बता रहा है कि हम बड़े कोई चीज़ है। हाँ जी बिल्कुल। और सटायर आपको पता है वो इस तरह होती है, उसको थोड़ा समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। मज़ा में यही तो खूबसूरती है। अच्छा, तकलीफ दे बात क्या लगती है आपको हमारे मीडिया में या माशरे में या हमारे मुल्की मसाइल में? जुल्म, जो ये बराबरी, माशरे में बराबरी होनी चाहिए, माशरा बराबरी के साथ चलता है। तो जुल्म जब होता है ना कि किसी के लिए कानून कुछ और है, किसी के लिए कानून कुछ और है, और तो ये मुझे इससे बड़ा मुझे दुख होता है। इसीलिए मैं काम करता हूँ, इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ।
और दूसरा ये कि पॉलिटिक्स में भी आपको पता है कि एक अजीब न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है कि ये समझा जाता है कि अगर कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो ये न्यूट्रल नहीं है, ये बाइस्ड है और इसका तो तज्जिया सुनने के काबिल ही नहीं है ये तो। और जो न्यूट्रल है ना, सो कॉल्ड न्यूट्रल, वो इंटेलेक्चुअल है। हालांकि न्यूट्रलिटी जैसी चीज़ मेरे नज़दीक कोई एग्जिस्ट करती नहीं। इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता। आपको किसी वक्त किसी ना साइड पे रहना ही है, कभी आपने इधर रहना है, कभी आपने उधर रहना है, जो आपको जिस हिसाब से जो चीज़ अच्छी लग रही होगी। और जिस तरह मैं अर्ज़ करूँ कि हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा कि जी देखिए हमारा काम ही नहीं है कि हम कहें फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47 क्या है। तो उन्होंने कहा फिर हमारे एक सीनियर ही हैं, उन्होंने जवाब दिया, फिर कहते हैं फिर साफ़ी का काम क्या रह गया। हाँ बिल्कुल, कि अगर हमने नहीं बताना कि भाई ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में ये फ़र्क नज़र आ रहा है, लोगों ने वोट किसको दिया, निकले किसके, तो फिर हमने और करना क्या है कि जी जो गवर्नमेंट कह रही है हम वो कर दें। हाँ जी। तो ये अगर इसको आप कहते हैं न्यूट्रलिटी, तो फिर तो ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और सबसे बड़ी अजीब बात ही क्या है, सारा साल आपको एक इंसान कहता रहेगा यू हैव टू बी न्यूट्रल, मैं इस तरफ भी नहीं हूँ, मैं इस तरफ भी नहीं हूँ, लेकिन इलेक्शन से 1 महीने पहले कह रहा होगा अगर वोट ना डाला तो आप गैर जिम्मेदार हैं। तो जब आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर आप न्यूट्रल होकर वोट कैसे देंगे? तो किसी ना किसी को तो वोट देना है ना आपने। दुरुस्त, ये बात भी सही। तो लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स में ये नहीं होना चाहिए कि आपने किसी सियासी पार्टी की आप पूजा शुरू कर दें, किसी आप सियासी लीडर की पूजा शुरू कर दें, वो शख्सियत परस्ती ख़तरनाक है। बिल्कुल सही। तो ये हो सकता है आज आप किसी और पार्टी के साथ हैं, आपको कल कोई और पार्टी अच्छी लग जाए, इस तरह होना चाहिए। ठीक, लेकिन ये है कि जहाँ जुल्म हो और जबर हो तो उसके खिलाफ तो आपको बात करनी चाहिए, वहाँ न्यूट्रल ना रहे। और जहाँ डेमोक्रेसी क्या है, जो लोगों की राय है, जहाँ लोग खड़े हैं वहीं डेमोक्रेसी तो वहीं है ना, जहाँ लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, एक शेर आपके पास होता था, बड़ा आपका अहम वो कैरेक्टर था, तो आजकल वो मिसिंग है, वो क्यों नहीं नज़र आ रहा? अच्छा, एक तो शेर होता था शेरू के पास। अच्छा, शेरू इस वक्त यहाँ है नहीं, वो आउट ऑफ सिटी है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि वो शेर मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो ना पीछे से उसका ना कोई वो साइड से फट गया। अच्छा, तो उसका ना वो सिलाई होने वाली है, तो सिलाई होगी तो फिर वो कभी वापस आएगा। अच्छा, यानी उसका भी कुछ थोड़ा सा ऑपरेशन होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। वो होगा तो वापस वैसे आएगा, वो कैरेक्टर मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। अच्छा, तो शेरू साहब किधर हैं? आपके भाई हैं माशाल्लाह, छोटे? हाँ जी, छोटे भाई हैं, वो डेरा गाजी खान में होते हैं वालिदैन की तरफ। तो वो उधर ही कुछ कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि भी यार उधर हो, आप कंटेंट बनाओ उधर, तो थोड़ा बहुत कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मिल के बनाएंगे सून। तो आप दोनों भाई जब इकट्ठे होते हैं तो फिर आइडियाज़ भी शेयर करते हैं, कोई उनकी भी इनपुट तो साथ होता है कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं? जी बिल्कुल, बल्कि शेरू का जो एक रोल है, जब वो वीडियोस में आते थे तो वो वीडियोस की कुछ और ही लुक होती थी, तो वो अपनी हरकतें उसमें ऐड, मैं तो स्क्रिप्ट जुमले तो मैं करता हूँ ना, तो उसमें जो हरकतें होती हैं ना, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, तो वो उसमें बहुत अच्छा इनपुट देते हैं। जैसे उनकी वीडियोस थी, उसमें उन्होंने अपना स्टाइल डालते हैं। शेर का नशा था, वो एक वीडियो थी, तो हाँ, पक्का पटवारी था, तो अपना फ्लेवर शेरू ज़रूर डालता है और वो फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। मैं तो उसे कहता हूँ कि आओ मिल के काम करते। ये वैसे प्रॉप्स का काम ये भी बड़ा मज़ेदार, जिस तरह ये आपने प्रॉप्स के तौर पर यूज़ किया, थिएटर में बहुत ज़्यादा होता है, और कैरेक्टर का ये जिस तरह शेर का आपने लिया, तो और भी इस तरह आप प्रॉप्स शायद मुस्तकबिल में हम देखेंगे आपकी तरफ से यूज़ किए जाएंगे। एक मुझे बताइए कि क्या कभी चैनल पर आपको कोई स्ट्राइक का सामना करना पड़ा? जिस तरह होता है नेगेटिव कमेंट तो आपने बताया, गालियाँ भी बड़ी बड़ी और वो जो बताई भी नहीं जा सकती इशारों में भी, वो तो आपको बड़ी इंडियन होने की वजह से कि जी आपको समझा गया कि आप इंडियन हैं। लेकिन इसके अलावा चैनल पर किसी ने स्ट्राइक भेजी कि ये क्या कर रहे हो भाई? अच्छा नहीं, गालियाँ एक तो इंडियन होने की वजह से, यानी वो कैरेक्टर करने की वजह से पड़ी हैं। ये जो शेरू की वीडियोज़ हैं, इस पे मुझे ऐसी ऐसी गालियाँ पड़ी हैं कि आप सोच नहीं सकते। ओह अच्छा। लोग बाज़ों का अपना एड्रेस बताओ। अच्छा, मैंने कहा आप बताओ मैं आ जाता हूँ। अच्छा। फिर जवाब नहीं आया। अच्छा। तो खैर, आप क्या कहते हैं, स्ट्राइक? हाँ। स्ट्राइक मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं हमेशा ओरिजिनल कंटेंट बनाता हूँ। लेकिन इस साल मुझे स्ट्राइक पड़ी है, और वो भी ऐसे कंटेंट की वजह से पड़ी है जो मैंने पिछले साल बनाया था। अच्छा। और वो भी एक ऐसी पिक्चर की वजह से पड़ी है जो कि मैंने एक माइक्रो सेकंड के लिए इतना बड़ा फ्रेम होता है ना अगर फुल HD, तो उसमें इतनी सी जगह उसने घेरी हुई थी, लेकिन उस पर भी मुझे स्ट्राइक पड़ गई। और वो मेरे और इकरार हसन साहब के एक क्या कहते हैं उसे, मद्दाह हैं आप दोनों के बहुत ज़्यादा। हाँ, हम वो क्या कहते हैं, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड हैं शुभ साहब। अच्छा, वो उनकी तरफ से आई थी। ओह,
तो वो मामला रिजॉल्व हो गया वैसे? हाँ, वो आपको पता है कुछ दिन गुजारने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। वो दिन गुजर गए तो बस वो स्ट्राइक भी ख़त्म हो गई। अच्छा, लेकिन इकरारुल हसन साहब का तो अभी तक मेरे ख्याल मैच उनके साथ पड़ा हुआ है। उनका मैच, हाँ उनका मैच पड़ा हुआ है, और मैं उनको दाद देता हूँ, वो पड़े में पीछे पड़े रहें जब तक ये चीज़ जो है ना ये साफ़ नहीं होती है। अच्छा, कोई और नौजवान पाकिस्तान में जो ये काम करना चाहे उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, और क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप बनाना चाहेंगे जहाँ नौजवानों को, जो आप देखें किसी यार इसमें टैलेंट है तो वो इस काम में आ सके, उसको एक तो एडवाइस, और क्या आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहेंगे कि जहाँ नौजवानों को मौका मिल सके? बिल्कुल, देखें आजकल जो हालात है ना हमारे मुल्क के, बहुत ज़रूरी है कि सारे नौजवान डॉलर्स में कमाएं, क्योंकि इधर की अब इनकम में हमारे नौजवान का गुजारा नहीं हो सकता। और इसलिए बहुत से लोग अब आप देख रहे हैं कि बाहर जाने का सोच रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपया, मैं जानता हूँ लोगों को 1-1 करोड़ रुपया लगा के बाहर नौकरियाँ ख़रीद रहे हैं जाके। तो बेहतर है कि चलें, जिसके लिए जो नसीब में लिखा हो, जो अपनी स्ट्रेटजी से जैसे चल रहा है वो चले, जो उसको बेहतर लगता है। लेकिन जो जो यहाँ बैठ के कमा सकता है डॉलर्स में, वो ज़रूर कमाए। और एडवाइस ये है कि जल्दी हिम्मत नहीं हारनी। आप तो जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये टेस्ट मैच है। यूट्यूब जो है वो एक टेस्ट मैच है। अगर हमने ये भी तो देखना है ना कि कंटेंट भी ऐसा हो कि जो नौजवान देख भी सके ना, जिससे माशरे में कोई बिगाड़ पैदा ना हो। कंटेंट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट्स करनी है तो फिर क्या कहते हैं वो अपने वो सिंगर भी हैं हमारे पास, वो जिन्होंने गाना गाया था अभी बदोबदी, तो शॉर्टकट्स, या फिर कोई आपने और हरकतें करके, वो भी शॉर्टकट्स भी हैं। बट अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाना है तो फिर ये लॉन्ग टर्म गेम है, ये टेस्ट मैच है। आपने हिम्मत करनी है और अपने अंदर ढूंढना है कि क्या आप कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ देखें, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। जब आपको मालूम हो जाए कि आप कर सकते हैं तो ज़रूर सोशल मीडिया पर आएँ, इसको इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इनकम का बहुत अच्छा ज़रिया बन सकता है। और ऐसा मैं ये चाहता भी हूँ कि जो नौजवान हैं जो अपना यूट्यूब चला रहे हैं, मैं उनके साथ कोलैबोरेट भी करूँ, अप्रोच करें लोगों को कि आपके साथ बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट करें। उससे भी एक आपकी ग्रोथ भी मिलती है और एक रिकग्निशन मिलती है। लेकिन सस्टेन आपने खुद करना है, बिल्कुल, एक पुश तो आपको मिल जाएगा। हाँ जी। अब आपने टेस्ट मैच का 3 दफ़ा जिक्र किया, लेकिन जब आप बोल रहे थे यहाँ दर्द हो रही थी, अभी आपने टेस्ट मैच का हाल नहीं देखा हमारा। हम बांग्लादेश से हारे हैं, और पहले तो हमने कहा हम रिकॉर्ड बनाएं, आज तक नहीं हारे थे हम टेस्ट मैच उनसे, वो हारे, अपने मुल्क में हारे, उसके बाद हम सीरीज़ भी हार गए, और हिस्ट्री में दूसरी दफ़ा हुआ है कि हम सीरीज़ हारे हैं। और ऐसा भी रिकॉर्ड बनवाया कि 6 खिलाड़ी 26 पर आउट किए हमने बांग्लादेश के, और 1887 के बाद ऐसा हुआ है कि 6 खिलाड़ी किसी के इस स्कोर पर आउट हो गए और टीम फिर भी जीत जाए। तो हमने कोई कसर वैसे छोड़ी नहीं, अच्छी भली हमारी टीम थी, हम फाइनल्स में पहुँच रहे थे, वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में, टूर्नामेंट्स के फ़ाइनल में। और हमने यहाँ भी वो जो हाल किया ना क्रिकेट का, एक स्पोर्ट्स रखी जब कहा जा रहा है, वो भी हॉकी है। तो शायद इस पर भी आपको अब बल्ले के साथ भी कुछ बनाने पड़ेंगे प्रॉप्स में। बस वही आप मेरिट का सिस्टम, थोड़ा मेरिट का प्रॉब्लम है इस मुल्क में, हर चीज़ में हम पॉलिटिक्स ले आते हैं, तो जाहिर है जो अब लेकिन मुझे मोहसिन नकवी साहब से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द नहीं, हकीकत में वैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब वो कहेंगे एक SHO की मार है। इसको भी इन मामलों को ठीक करो, कह रहे हैं जी एक SHO की मार है, ये भी मैं ठीक कर लूँगा। तो उन पर जिम्मेदारियाँ काफ़ी आ गई हैं बेचारों पर। तो और राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं वैसे उनको, वो भी डरते डरते कहते हैं कि वो बड़े पावरफुल आदमी हैं, तो दोनों में से कोई एक चीज़ रख लें। वो तो ये कहते हैं। आपके आगे क्या प्लान्स हैं, या ये समझते हैं कि यार ये काम मैंने लाइफ में करना है, ये मेरी एक अचीवमेंट है, या फ्यूचर में क्या प्लान सोचे हुए हैं? देखें, एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरी ये कोशिश है कि मेरा तो कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर सकूं वो मेरे लिए अच्छा है, और वो मेरा गोल है। और उसके लिए ये भी ज़रूर एज एन आर्टिस्ट मेरी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि मैं कंटेंट को थोड़ा सा खींचूँ, थोड़ा लंबा कंटेंट बनाऊँ, स्केचेस से थोड़ा हट के थोड़ा लंबा कंटेंट बनाऊँ। मे बी किसी दिन अल्लाह ने चाहा तो कोई मे बी फीचर फिल्म हो जाए, तो वो मेरा प्लान है, वो मैं कर सकता हूँ, उसके लिए कोशिश है। लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश है कि मैं यूट्यूब पर कोई क्या कहते हैं उसे, सीरीज़, वेब सीरीज़ हो जाए। तो वो पाकिस्तान में वैसे कमी है, बिल्कुल नहीं बन रही। तो मेरा प्लान है कि कोई वेब सीरीज़ अगर हो जाए तो वो मेरा गोल होगा, वो एक अच्छी चीज़ होगी मेरे लिए। 3 गुर क्या हैं कामयाबी के, 3 चीज़ें जो इंसान को करनी चाहिए, ज़हन में रखनी चाहिए अगर वो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है? मैं खुद को इतना कामयाब तो वैसे समझता तो नहीं हूँ, लेकिन कामयाबी का जो गुर है, देखें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक। और अपना एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़रूरी है, ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है। ख्वाब देखने से
इंसान को घबराना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक जब हम हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करने लग जाते हैं, तो फिर आप ख्वाबों को अचीव नहीं कर सकते। तो बात वही है कि ख्वाब आपका बड़ा होना चाहिए, ख्वाब ज़रूर देखें और अपनी स्ट्रेंथ को भी देखें, आप कर भी सकते हैं या नहीं। और जब आप एक दफ़ा सेटिस्फाइड हो जाएं कि ये मैं कर सकता हूँ और ये मैंने करना है, तो फिर कंसिस्टेंसी रोज़ ग्रो करें। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पर यकीन। इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। आपको खुदा पर अंधा यकीन होना चाहिए। मेहनत करें, अल्लाह पर अंधा यकीन रखें। अल्लाह ने आपको पहुंचाना होगा तो आप देर सवेर पहुंच जाएंगे। ठीक, अपनी मेहनत आप जारी रखें। अपनी मेहनत जारी रखें। ओनली खोसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। तो जनाब, आपने कोई सवाल करना ओनली खोसा साहब से, गाली नहीं अब देनी, ठीक है उस करेक्टर पर अब आपको पता लग गया ये पाकिस्तानी है और दिलो दिमाग से पाकिस्तानी है, तो लिहाजा आप उस करेक्टर पर आपने इनको बुरा भला नहीं कहना। और आपके क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में हमें भेजें, तो फिर हम पूछ लेंगे इनसे भी कि भाई ये क्या बात हुई है। अल्लाह हाफ़िज़।